नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नोटों में भगवान पार्ट 2। लाखन सिंह ने फिर कहना शुरू किया। खजाने की उम्मीद में हम गुप्त रास्ते से होते हुए इस तहखाने में आ गए और खजाना खोजते खोजते मास्टर की प्रयोगशाला तक जा पहुंचे। कौन हो तुम लोग? हाथ ऊपर उठाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। क्या चाहते हो? जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो। इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ था मैं अपनी रिसर्च में लगा चुका हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो एक दिन मैं तुम लोगों को दुनिया में सबसे बड़ा अमीर आदमी बना दूंगा। वो कैसे? फिर मास्टर ने हमें अपनी चमत्कारी पोशाक के बारे में बताते हुए बताया कि उसे अपने प्रयोग में थोड़ा वक्त और लगेगा और प्रयोग को पूरा करने में उसे धन की आवश्यकता भी पड़ेगी। मुझे मास्टर की बात जच गई और मैंने उसका साथ देने का निश्चय कर लिया। मैं लल्लन बन गया और मास्टर की मदद करने लगा। मास्टर को चमत्कारी पोशाक तैयार करने में काफ़ी समय लग गया, लेकिन अभी 1 माह पहले ही जैसे ही चमत्कारी पोशाक तैयार हुई, मास्टर ने चोरी का सिलसिला शुरू कर दिया और तुम लोग दोनों हाथों से धन बटोरने लगे। तुम और तुम्हारा मास्टर यह भूल गए कि चमत्कार कैसा भी हो, एक दिन उसका भ्रम टूट कर ही रहता है। अब तुम्हारे मास्टर का भ्रम भी टूटने वाला है। कानून का पंजा उसकी गर्दन तक पहुंच चुका है, लेकिन तुम और तुम्हारा कानून मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यह किसी को नहीं मालूम है वह कौन है और कहाँ रहता है। वह यहाँ कब आएगा यह मुझे भी नहीं मालूम। वह छलावे की तरह आता है और उसी तरह गायब भी हो जाता है। उसने अपनी असलियत और ठिकाने के बारे में कभी नहीं बताया। इतना कह लाखन सिंह खामोश हो गया। मकड़ी रानी अभी कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी उसे लाखन की भीमा से हुई बातचीत का ख्याल आया। अगले ही पल, एडवोकेट विनायक, मैं आपके बेटे अजय से बात करना चाहती हूँ। अजय घर पर नहीं है। कुछ ही देर पहले किसी का फोन आया था। फोन पर बात करने के तुरंत बाद वह अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया। संबंध विच्छेद करने के बाद मकड़ी रानी ने टेलीफोन क्रेडिल पर रख दिया। वे लोग पुरानी काली माँ के मंदिर ही गए होंगे। मुझे उनकी मदद के लिए जाना चाहिए, लेकिन पहले इन लोगों का बंदोबस्त कर दूं। और अगले ही पल, तड़ाक! लाखन सिंह को समझने से पहले ही बेहोश हो वहीं ढेर हो गया। जल्द ही मकड़ी रानी ने उन 2 बदमाशों को भी बेहोशी की नींद सुला दिया जो उस कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे, जिसमें तारकुंडे कैद था, और एक ही ठोकर में दरवाजा टूटकर अंदर जा पड़ा। फिर, मकड़ी रानी, तुम? अच्छा हुआ तुम्हें स्वयं होश आ गया और मुझे तुम्हें होश में लाने के लिए समय बर्बाद नहीं करना पड़ा। तो मेरा शक ठीक ही निकला। शहर में हो रही चोरियों में तुम्हारा ही हाथ है। अब मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर ही दम लूंगा। बकवास बंद करो इंस्पेक्टर, अकल से काम लो। अगर मैंने तुम्हें कैद किया होता तो दरवाजा तोड़कर तुम्हारी मदद को नहीं आती। मकड़ी रानी के शब्दों ने तारकुंडे को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वह ठिठक कर रह गया। तभी मकड़ी रानी फिर बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। लल्लन मियाँ ही डाकू लाखन सिंह है। इस समय वह और उसके आदमी बेहोश हैं। तुम चाहो तो उन्हें पकड़ने और अपराधी के इस अड्डे का पता लगाने का सहरा अपने सिर बांध सकते हो। इतना कहने के साथ ही मकड़ी रानी वापसी के लिए चल पड़ी। लेकिन सुनो तो। पर मकड़ी रानी नहीं रुकी। उधर अज्ञात फोनकर्ता द्वारा भेजी गई कार ने अजय, विजय और टिंगू को पुराने काली माँ के मंदिर के सामने जा उतारा। चालक महाशय, तुम हमें यहाँ कहाँ ले आए? यहाँ तो कोई दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मंदिर के अंदर जाओ, वह तुम लोगों को वहीं मिलेगा। कार चालक के बताने पर वे तीनों मंदिर के अंदर पहुंच गए। कोई है? कोई है? यहाँ तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। जरा टॉर्च तो जलाओ, मुझे डर लग रहा है। तुझे इतना डर लगता है तो साथ आया ही क्यों था? फिर झुंझलाते हुए जैसे ही विजय ने टॉर्च जलाई, आह! और फिर अचानक ही मंदिर का भीतरी भाग तीव्र प्रकाश में नहा उठा। ओह, धोखा! तुम्हें हवेली के मालिक का नाम और पता चाहिए? क्यों? नहीं अंकल, हमें किसी का नाम पता नहीं चाहिए। माफ कर दो हमें। और कहते कहते टिंगू बिसुरते हुए रिवॉल्वरधारी के पैरों पर गिर पड़ा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हा हा हा। लेकिन इससे पहले कि अजय विजय टिंगू की इस हरकत का अभिप्राय समझ पाते, अगले ही पल अब हंस उल्लू की दुम बहुत ठहाके लगा रहा था। शाबाश टिंगू, हुर्रे! अपने आदमियों से कहो डंडे और चाकू फेंक दे, वरना तेरी खोपड़ी तरबूज की तरह तोड़ दूंगा। क्या देख रहे हो सालो, हथियार फेंक दो। फिर टिंगू के सभी आदेश भीमा अपने आदमियों से मनवाता गया। परिणाम स्वरूप भीमा और उसके साथियों को बिना किसी परेशानी के अजय और विजय ने बंधनों में जकड़ दिया। अजय, वह कार चालक भी इन्हीं का साथी है। तुम जरा उसकी खबर लो। हम इन बदमाशों पर नजर रखते हैं। ठीक है, मेरा इशारा मिलने पर ही तुम लोग इन्हें बाहर लाना। अजय रिवॉल्वर लेकर बाहर चला गया।
थोड़ी ही देर बाद अजय का इशारा मिलते ही टिंकू और विजय भीमा और उसके साथियों को हाँकते हुए बाहर ले आया। लगता है खतरा भांपकर इनका वह साथी भाग गया है। कोई बात नहीं, भागकर जाएगा कहाँ, पहले इन चूहों को हवालात पहुंचाते हैं, फिर उसको ढूंढेंगे। अभी अजय, विजय और टिंकू भीमा और उसके साथियों को कार की पिछली सीट में ठूंस कार में सवार हुए ही थे कि ठीक उसी समय कार से कुछ फासले पर मकड़ी रानी प्रकट हुई। बहुत खूब, मेरे साथी उम्मीद से कहीं ज्यादा काबिल निकले। मकड़ी रानी अजय को आवाज देना ही चाहती थी कि तभी निकट से ही किसी की फुसफुसाहट भरा स्वर उसके कानों में सुनाई दिया। खुश हो रहे हैं बेवकूफो, तुम नहीं जानते मैंने कार में टाइम बम फिट कर दिया है। थाने पहुंचने से पहले तुम सब ऊपर पहुंच जाओगे। हा हा हा। लेकिन अब मैं तुझे पहुंचाती हूँ ऊपर। और अगले ही पल तड़ाक। आह। कार चालक से निपटने के पश्चात मुझे फौरन अपने साथियों को सावधान करना चाहिए। कुछ ही मिनटों बाद मकड़ी दीदी, अजय, कार रोको, कार में टाइम बम फिट है। मकड़ी रानी की चेतावनी सुनते ही अजय का पैर ब्रेक पर दबता चला गया। लेकिन ओ माय गॉड, कार के ब्रेक फेल है। अब क्या होगा? तभी टिंगू ने मकड़ी रानी को सूचित किया, मकड़ी दीदी, कार के ब्रेक फेल है, अब हम क्या करें? ओह खैर, घबराओ नहीं, कहने के साथ ही मकड़ी रानी कार से आगे निकल गई। फिर कुछ ही देर बाद, ओह मकड़ी दीदी, हट जाओ दीदी, हमारे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। और कार जैसे ही मकड़ी रानी के करीब पहुंची, गेट आउट, हरी अप। फिर अजय, विजय और टिंगू के कार से उतरते ही, मकड़ी रानी हमें बचा लो। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वालों का यही अंजाम होता है। कार अभी कुछ ही दूर गई थी कि धूम धड़ाम। दीदी, आज आपने सही समय पर पहुंचकर हमारी जान बचा ली। तुम लोगों की जान लेने की इस कोशिश से यह तो जाहिर हो गया है कि अपराधी को तुम लोगों से खतरा हो गया है, इसलिए शायद वो नहीं चाहता कि हम हवेली के मालिक के बारे में जान पाएं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हवेली के मालिक का पता चल जाने से उसे नुकसान क्या है? शायद हवेली के मालिक के नाम से उसका रहस्य जुड़ा है। टिंगू के तर्क में काफी दम है साथियों। अब हमें पता लगाना ही होगा कि हवेली का मालिक कौन है, लेकिन मैं पहले तुम्हारी रिपोर्ट सुनना चाहती हूँ। हम सिर्फ इतना ही पता लगा सके हैं कि यह हवेली सेठ हरिराम जरीवाला की पुश्तैनी हवेली थी से मतलब? जब हम इस सेठ जरीवाला के यहाँ पूछताछ करने पहुंचे तो उसने बताया कि करीब 6 साल पहले उसने वह हवेली किसी प्रोफेसर भुवन सान्याल को बेच दी थी। लेकिन भुवन सान्याल के बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा सके। तभी हमें फोन पर किसी ने सूचना दी कि वह भुवन सान्याल के बारे में हमें बताना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ एक चाल थी। भुवन सान्याल का नाम सुन मकड़ी रानी मन ही मन चौंक उठी। हमारे ही कॉलेज में विज्ञान का एक प्रोफेसर था भुवन सान्याल, बड़ा ही काबिल और अनुभवी था, पर पैसों का लोभी और बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। पैसों को भगवान मानता था वह, इसलिए उसे हीन नजरों से देखा जाता था। तभी एक दिन वह गायब हो गया। करीब 1 साल बाद अखबार में मैंने उसकी खुदकुशी का समाचार पढ़ा था। हाँ, याद आया, उसकी मौत के साथ हवेली का भी जिक्र था। और बरबस ही मकड़ी रानी बुदबुदा उठी, ओह माय गॉड, यह बात मुझे पहले क्यों नहीं याद आई? कौन सी बात मकड़ी दीदी? हमें फौरन ही सेठ हरिराम जरीवाला के यहाँ पहुँचना है दोस्तों। रास्ते में मैं तुम लोगों को सब कुछ बता दूंगी। इतना कह मकड़ी रानी ने अपनी कंप्यूटराइज घड़ी के जरिए फ्लाइंग क्वीन से संबंध स्थापित किया। कुछ ही देर बाद, दीदी वो देखो, उड़ती हुई कार, यही है फ्लाइंग क्वीन। इसका कंप्यूटराइज इंजन आज्ञाकारी शिष्य की तरह हमारे आदेश का पालन करता है। जैसे ही अनोखी कार उनके सामने सड़क पर उतरी, वे सभी कार में सवार हो गए। दीदी, आपने फ्लाइंग क्वीन के बारे में हमें पहले कभी नहीं बताया। फ्लाइंग क्वीन मेरी नवीनतम खोज है दोस्तों, इसके बारे में मैं फिर कभी विस्तार से बताऊंगी। फिलहाल जो कुछ मैं बताती हूँ उसे ध्यान से सुनो। फिर अजय के सेठ जरीवाला का पता बताते ही फ्लाइंग क्वीन अपनी मंजिल की तरफ तूफानी गति से उड़ चली। मकड़ी रानी अपने साथियों को आवश्यक निर्देश देने के बाद हवेली में हुई कार्यवाही के बारे में बताते हुए बोली, अब तक इंस्पेक्टर तारकुंडे हवेली के तहखाने में पुलिस फोर्स बुला चुका होगा। चमत्कारी चोर के अलावा उसके सब साथी पकड़े जा चुके होंगे और कुछ देर बाद चमत्कारी चोर भी कानून की गिरफ्त में होगा। उधर अपनी विशाल कोठी के शयन कक्ष में सेठ हरिराम जरीवाला बेचैनी की हालत में चहलकदमी कर रहा था कि तभी मकड़ी रानी खिड़की के रास्ते उस कक्ष में दाखिल हुई। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना प्रोफेसर एवं चमत्कारी चोर भुवन सान्याल। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। हवेली पर पुलिस का कब्जा है और विद्युत उपकरणों द्वारा हवेली के इर्द गिर्द फैलाए गए तुम्हारे नाटक से पर्दा उठ चुका है। ओह, तो तुमने मुझे पहचान लिया।
तुम्हें पहचान तो मुझे बहुत पहले लेना चाहिए था प्रोफेसर, पर तुम्हारी खुशकिस्मती है कि यह बात मुझे कुछ देर से ध्यान आई कि हवेली में कई साल पहले खुदकशी करने वाला आदमी वास्तव में प्रोफेसर सान्याल नहीं, सेठ जरीवाला था। सेठ जरीवाला के विदुर होने का तुमने खूब फायदा उठाया। उसकी हत्या कर तुमने प्रोफेसर को मरवा दिया, लेकिन जरीवाला के रूप में तुम आज भी जिंदा हो। लेकिन तुम यह भेद किसी पर जाहिर नहीं कर पाओगी मकड़ी रानी। इतना कह प्रोफेसर ने अपने चेहरे से जरीवाला का मास्क उतार फेंका। फिर बोला, तुमने मुझे काफी क्षति पहुंचाई है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल तो तुम अपनी जान की खैर मनाओ प्रोफेसर, इससे पहले कि मकड़ी रानी हरकत में आती। हा हा हा। मकड़ी रानी के तहखाने के अंदर गिरते ही प्रोफेसर भुवन सान्याल दौड़ता हुआ उसी कोठी में स्थित अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में जा पहुंचा। यह क्या, मेरी चमत्कारी पोशाक! हाय, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन यह हुआ कैसे? कौन आया था यहाँ? तभी, तुम्हारा चमत्कार तो खत्म हुआ प्रोफेसर, अब तुम हमारा चमत्कार देखो। कौन हो तुम लोग? प्रोफेसर के प्रश्न का उत्तर देने की बजाय अजय ने यंत्र पर लगा एक बटन दबा दिया। अगले ही पल और फिर देखते ही देखते, हा हा हा, यह क्या किया तुमने शैतानों? इससे तो अच्छा तुम मेरी जान ले लेते। तभी मकड़ी रानी उस कक्ष में दाखिल होते हुए बोली, बुरे कर्मों का बुरा ही नतीजा होता है प्रोफेसर, अब तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह जीना होगा। तुमने नोटों को भगवान समझा, लेकिन आज तुम्हारा वह भगवान तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मुझे मार डालो मकड़ी रानी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें मौत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी प्रोफेसर। अब तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, तुम खुद जाकर अपने आप को कानून के हवाले कर दो और अपना जुर्म कबूल कर लो। तुम जो कहोगी मैं करूंगा, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर लूंगा। तो फिर मैं तुम्हें इस अभिशप्त किरण की कैद से मुक्ति दिलाने का वायदा करती हूँ। उधर हवेली में हुई डाकू लाखन सिंह की गिरफ्तारी और गायब हुए पुलिस कर्मियों के बरामद करने की खबर मिलते ही आईजी जसवंत मेहरा फौरन थाने पहुंच गए। तारकुंडे के मुख से उसकी सफलता का वृत्तांत सुनने के बाद वे तारकुंडे की प्रशंसा करते हुए चिंतित स्वर में बोले, लेकिन इंस्पेक्टर तारकुंडे, चमत्कारी चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता। तभी प्रोफेसर भुवन सान्याल की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। मैं हाजिर हूँ आईजी साहब। अगले ही पल गुड्डा सरीखा मानव अंदर दाखिल हुआ। यह मकड़ी रानी की नई चाल है सर, अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसने यह गुड्डा यहाँ भेज दिया है। तुम चुप रहो। आईजी साहब ने तारकुंडे की दलील पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गुड्डे सरीखे मानव से मुखातिब हो प्रश्न किया, कौन हो तुम? मैं ही चमत्कारी चोर भुवन सान्याल हूँ। मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ और अपने सारे जुर्म कबूलता हूँ, कहकर उसने सारी बात आईजी को बता दी। लेकिन हमारे उन आदमियों का क्या होगा जिन्हें तुमने अपनी तरह बौना बना दिया है? तभी डॉक्टर पूनम अंदर आते हुए बोली, उन्हें फिर से असली रूप में लाने का दायित्व अब मेरा है डैडी। बेटी, तुम क्या करोगी? मैं सिर्फ यह इंजेक्शन लगाऊंगी जिसे मकड़ी रानी ने मुझे देकर भेजा है। तभी तारकुंडे बोल उठा, लेकिन पूनम जी, इसका आपके पास क्या प्रमाण है कि जो इंजेक्शन आप लाई हैं वह मकड़ी रानी ने ही आपको दिया है? और इसका क्या भरोसा कि इंजेक्शन कारगर सिद्ध होगा? ठीक उसी समय एक इंस्पेक्टर 4 सिपाहियों के साथ कक्ष में दाखिल होते हुए बोला, इसका प्रमाण हम हैं सर। गुलाब राय ज्वेलर्स के यहाँ चोरी कांड में हुई मुठभेड़ में चमत्कारी चोर ने हमें गुड्डा बना दिया था। ओह, इंस्पेक्टर भास्कर। और फिर इंस्पेक्टर भास्कर आप बीती विस्तार से बताने के बाद बोला, सर, मकड़ी रानी की वजह से ही हमें नया जीवन मिला है। हाँ सर, साहब ठीक ही कह रहे हैं। कांस्टेबलों द्वारा इंस्पेक्टर के कथन की तस्दीक करने पर आईजी साहब निश्चिंत हो गए। वे डॉक्टर पूनम से मुखातिब हो बोले, बेटी, अब देर मत करो, तुम अपना काम शुरू कर दो। हम जानते हैं मकड़ी रानी देश की सच्ची बेटी है, हमें गर्व है उस पर। अब इंस्पेक्टर तारकुंडे ने खामोश रहना ही उचित समझा। बेटा तारकुंडे, चुप रहो वरना हो जाएगा कुंडा। मकड़ी रानी तो गई हाथ से। इस केस की सफलता की शोहरत से भी हाथ धोने पड़ेंगे। जैसा मौका देखो वैसा ही ढंग अपनाओ। हाँ हाँ हाँ। और इंस्पेक्टर तारकुंडे अपनी चालाकी पर मन ही मन हंस पड़ा। तो यह थी मकड़ी रानी की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।